हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। हम आज लेकर आए हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक, जिससे हम साइंस को कंप्लीट करेंगे। यह बुक सभी एग्ज़ाम जिनमें भी साइंस आती है, जैसे SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और पुलिस, जिनमें भी साइंस आती है, उन सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें हम बहुत सारी प्रकार की ग्रंथियां पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आएंगे ग्रंथि और उनके भाग कौन से हैं, उनसे स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है और उनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो अंतःस्रावी तंत्र में हम पहले क्या पढ़ेंगे, ग्रंथि। पहली आती है पीयूष ग्रंथि, जिसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इसके दो भाग होते हैं, एक होती है पश्चपाली और दूसरी होती है अग्रपाली। हिंदी में नाम है इसके पश्चपाली और अग्रपाली, लेकिन साइंस में साइंस के नाम आते हैं तो हम इसके साइंस में नाम याद करेंगे। पहला आता है न्यूरोहाइपोफाइसिस और दूसरा आता है जिसको अग्रपाली को कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस और एडिनोहाइपोफाइसिस। तो न्यू प्रोफाइल मिलेगी। कहाँ पे, यदि पीछे पीछे चलोगे तो नई नई चीज़ें पता चलेंगी। न्यू हाई प्रोफाइल तो याद रहेगा, क्योंकि हाई प्रोफाइल लोग हैं भैया, ग्रैंड मास्टर ग्लैंड है तो हाई प्रोफाइल लोग, मतलब हाई प्रोफाइल ग्रंथि है। तो पीछे चलेंगे, पश्चपाली में चलेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, नई नई न्यूज़, नई नई खोज पता चलेंगी। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब आती है अग्रपाली, जो आगे आगे चलेंगे तो क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो एडिनो हाइपोफाइसिस। पश्चपाली पीछे चलने वाले न्यूरोहाइपोफाइसिस और अग्रपाली एडिनोहाइपोफाइसिस। पहला आता है पश्चपाली, जिसको क्या कहा जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है। इससे मुख्यतः दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला आता है बेसोप्रिन और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा आता है, बेसोप्रिन और दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन। तो जो पीछे पीछे चलेंगे उनका बेसिक नॉलेज अच्छा होगा। और ऑक्सीटोसिन अक्सर उनका क्या होता है, बेसिक नॉलेज अच्छा होता है। तो अक्सर तो ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रिन दो याद हो जाएंगे। तो ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रिन जो पश्च चलता है न्यूरो हाइपोफाइसिस होते हैं, और बेसिक और अक्सर ऑक्सीटोसिन, अक्सर ऑक्सीटोसिन। तो पहले आते हैं बेसोप्रिन के बारे में। तो इसका प्रभाव क्या करता है, तो यह अल्प स्त्रावन से मूत्र तनु और रक्त गाढ़ा हो जाता है, जबकि अति स्त्रावन से मूत्र गाढ़ा और रक्त तनु हो जाता है, जैसे कि हमारे हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये क्या करता है, बेसोप्रिन यदि अल्प स्त्रावन होता है तो क्या हो जाता है, हमारा यूरिन तनु हो जाता है और रक्त गाढ़ा हो जाता है। जबकि जो अति स्रावन से क्या होता है, यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है अर्थात गाढ़ा हो जाता है और रक्त तनु हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन। यह क्या करता है, बच्चों के जन्म के समय गर्भावस्था की संकुचन को उद्दीपन करता है। तो ये क्या करता है, गर्भावस्था में इसका उपयोग किया जाता है। और ऑक्सीटोसिन को जो गाय भैंस होती हैं उनमें भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो पहले आती है हमारी पश्चपाली, को क्या कहा जाता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। इससे दो मुख्यतः दो हार्मोन निकलते हैं अक्सर, तो ऑक्सीटोसिन और दूसरा बेसिक नॉलेज अच्छा होता है तो बेसोप्रिन। बेसोप्रिन क्या करता है, यूरिन को गाढ़ा या फिर तनु करता है और रक्त को गाढ़ा या तनु करता है। यदि अल्प स्रावन हो रहा है तो हमारा यूरिन तनु हो जाएगा और रक्त गाढ़ा हो जाएगा, जबकि अल्प स्रावन अति स्रावन से क्या होता है, ज़्यादा निकलेगा तो यूरिन गाढ़ा हो जाएगा और रक्त तनु हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन यह बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन के लिए उत्दीपित करता है। नेक्स्ट आता है अग्रपाली, मतलब ऐड करते जाएंगे तो एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। इससे मुख्यतः चार हार्मोन्स निकलते, कितने निकलते हैं, चार हार्मोन निकलते हैं। पहला आता है सोमेटोट्रोपिन, यह वृद्धि हार्मोन होता है। दूसरा आता है प्रोलैक्टिन, तीसरा आता है पुटिका प्रेरक हार्मोन और चौथा आता है मेलिनोसाइट प्रेरक हार्मोन। तो साइटोट्रोपिन क्या होता है, सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, पुटिका प्रेरित हार्मोन और मेलेनोसाइट। तो
सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है यह वृद्धि हार्मोन कहलाता है। यह संपूर्ण शरीर विशेष रूप से कंकाल की वृद्धि को बढ़ा देता है, बिल्कुल एकदम स्मार्ट बना देता है। तो क्या करता है, कंकाल में वृद्धि करता है कौन, सोमेटोट्रोपिन। यह बचपन में कम स्रावन मात्रा से बच्चे बोने रह जाते हैं। यदि यह इसका स्रावन कम होगा बचपन में तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बोने हो जाएंगे। और यदि इसका स्रावन अधिक होता है तो भीमकायता या फिर अधिकायता उत्पन्न हो जाती है। किससे, सोमेटोट्रोपिन से। स्मार्ट ही बना सकता है या फिर बुरा ही बना सकता है। यदि कम स्रावन होगा तो बच्चे बोने हो जाएंगे, ज्यादा स्रावन होगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, भीमकायता हो जाएगी। और ये क्या करता है, कंकाल में वृद्धि करता है। फिर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। यह गर्भ काल में स्तनों की वृद्धि करता है और दूध के स्रावन को प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन, लैक्टिन मिल्क से संबंधित है, तो ये क्या करता है, जो गर्भावस्था में स्तनों की वृद्धि करता है और दूध के स्रावन को प्रेरित करता है। फिर आता है पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन जनकों के विकास और युग्म जनक की प्रेरक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। ये क्या है, पुटिका प्रेरक हार्मोन है। तो जनकों के विकास और जो युग्मक जन होते हैं उनके प्रेरक गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट आता है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। यह क्या करता है, मेलिन से संबंधित है। तो यह त्वचा में कांस्य वर्ण या फिर तिलों और चटकों के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। जो चटकते होते हैं मानव के शरीर में, तिल हो जाते हैं या फिर कांस्य वर्ण या फिर जो थोड़ी सी सांवली स्किन हो जाती है, वो किसके कारण होती है, मेलेनोसाइटों के कारण होती है। तो अग्रपाली से कौन कौन से निकलते हैं, आगे आ जाते हैं तो ऐड करते जाते हैं। तो एडेनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। इसमें मुख्यतः होता है, पहले स्मार्ट बनाता, आगे जाएंगे लोगों को स्मार्ट बना जाएंगे। तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन यह क्या करता है, या फिर बोना कर देगा कम स्रावन से, ज्यादा स्रावन से भीमकाय त्वचा कर देगा और कंकाल में वृद्धि करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन यह दूध के स्रावन को सहायता करता है। नेक्स्ट आता है पुटिका प्रेरक हार्मोन। यह जनक के विकास और युग्मजन के प्रेरक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। नेक्स्ट आता है मेलेनोसाइट। यह त्वचा में जो कांस्य वर्ण कर देता है, तिलों को बनाता है और चकत्तों को निर्माण करता है। नेक्स्ट आता है थाइमस ग्रंथि। थाइमस, इससे मुख्यतः निकलता है हार्मोन जिसका नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन। यह लिम्फोसाइट का उत्पादन करके उन्हें प्रतिरक्षा पदार्थों के संश्लेषण की प्रेरणा देता है। तो क्या करता है, जो लिम्फोसाइट होते हैं उनके उत्पादन करके उन्हें प्रतिरक्षा पदार्थों के लिए संश्लेषण की प्रेरणा देता है। कौन, थाइमस ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है थायरोक्सिन और दूसरा होता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन, पहला है थायरोक्सिन, दूसरा है थायरोकैल्सिटोनिन। थायराइड ग्रंथि के कारण निकलते हैं। जो थायरोक्सिन होता है यह सभी उपापचय क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है। इसके अल्प स्रावन से बच्चों में जड़ मानवता नामक रोग हो जाता है, जबकि वयस्क में मैक्सीडेमा रोग हो जाता है। किसके कारण, थायरोक्सिन के कारण। अब आता है थायरोकैल्सिटोनिन। यह शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। कौन करता है, थायरोकैल्सिटोनिन करता है, जो कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट आता है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको एडिनल ग्लैंड कहा जाता है। यह मेडुला का भाग होती है, मेडुला और कॉर्टेक्स। इसके दो भाग होते हैं एडिनल ग्रंथि के, एक होते हैं मेडुला, दूसरा होता है कॉर्टेक्स। तो मेडुला ग्रंथि से निकलता है एडिनिलिन हार्मोन, जिसको क्या कहा जाता है, एपिनेफ्रिन कहा जाता है, एपिनेफ्रिन। ये क्या करता है, संकट अवस्था में क्रोध, डर आदि में उचित कार्य करने को प्रेरित करता है। हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। तो कैसे कहा जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन को, जिसको क्या कहा जाता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकट अवस्था में क्रोध, डर में उत्तेजित करता है, सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाता है और लड़ो उड़ो हार्मोन भी इसको कहा जाता है। फिर आता है कॉर्टेक्स। यह एडिस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। लिंग हार्मोन, एंडोजेंस हार्मोन जो कि नर में निकलता है, और एस्ट्रोजेंस हार्मोन जो कि मादा हार्मोन होते हैं, वो किसके द्वारा होते हैं, कॉर्टेक्स एडिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो एंडोस्टेरोन होता है, ये क्या करता है, ECF में सोडियम और क्लोराइड की मात्रा का नियमन करके रक्तदाब और पराशरणी दाब का नियंत्रण करता है। तो रक्तदाब का नियमन करता है और पराशरणी दाब का नियंत्रण करता है। कौन करता है, एंडोस्टेरोन करता है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा को भी नियमित करता है। कौन, कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित होता है। इसका दूसरा हार्मोन है लिंग हार्मोन, जिसमें मुख्यतः दो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पहला आता है
एंडोजेंस जो कि होते हैं नर हार्मोन, और दूसरा होता है एस्ट्रोजन जो कि होता है मादा हार्मोन। तो ये क्या करते हैं, यह अल्प स्रावन से एडिसन नामक बीमारी हो जाती है, किसके, एंडोस्टेरोन के कारण, है ना। ये पेशियों और जनकों के विकास को प्रेरित करता है। तो देखो अब आती है हमारी एडिनल ग्रंथि। इसके होते हैं मुख्यतः दो भाग, एक होता है मेडुला और दूसरा होता है कार्टेक्स। मेडुला से निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है एडिनिलीन या फिर इसके एपिनेफ्रिन कहा जाता है। यह संकटावस्था में, क्रोध में, डर में स्रावित होता है, सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, हृदय को संपादन की दर को बढ़ाता है, लड़ोड़ो हार्मोन कहा जाता है। दूसरा आता है कॉर्टेक्स हार्मोन। इससे निकलते हैं मुख्यतः दो हार्मोन, पहला आता है एंडोस्टेरॉन हार्मोन और दूसरा आता है लिंग हार्मोन। तो एंडोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, ईसीएफ में सोडियम और क्लोराइड की मात्रा का नियमन करता है, रक्तदाब और पराशरणी दाब का भी नियंत्रण करता है, और इसके अल्प स्रावन से एडिसन नामक बीमारी हो जाती है। दूसरा आता है हमारा लिंग हार्मोन। यह एंडोजेंस और एस्ट्रोजेंस होते हैं दोनों में। तो एंडोजेंस होते हैं नर में और एस्ट्रोजेंस होते हैं मादा हार्मोन होते हैं। यह पेशियों और जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है पैराथायराइड ग्रंथि। इससे हार्मोन निकलता है पैराथायमोन और कॉलिप का हार्मोन। तो क्या कहा जाता है, पैराथायमोन निकलता है और कॉलिप हार्मोन निकलता है। इसके अल्प स्रावन से टिटेनी नामक रोग हो जाता है, जबकि अति स्रावन से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो पैराथायराइड क्या होती है भैया, पैर में क्या होती है, हड्डी होती है, तो इससे दो हो जाती है, या फिर टिटेनी हो जाएगी, टिटेनी जैसे हो जाएगी। अल्प स्रावन से कम है तो टिक टिक से आ रहा है तो टिटेनी रोग हो जाता है, या फिर अति स्रावन हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। कौन सा हार्मोन निकलते हैं, इससे निकलता है पैराथायमोन निकलता है, या फिर इसे क्लिप हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पेनक्रियाज अग्नाशय। इसकी में होती हैं लेगरहेंस की दुपिकाएं पाई जाती हैं, लेगरहेंस की दुपिकाएं पाई जाती हैं। इससे निकलते हैं मुख्यतः दो हार्मोन, पहला आता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन यह रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। इसके अल्प स्रावन से मधुमेह या फिर डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। इसके अति स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की घटी हुई मात्रा को सामान्य करने के लिए ग्लाइकोजन और वसा के विघटन का प्रेरित करता है। कौन करता है, यह ग्लूकागोन करता है। तो जो पेनक्रियाज होते हैं उससे कितने हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं। पहला आता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो डायबिटीज हो जाएगा, यह ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, और ज़्यादा निकलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा। अब आता है ग्लूकागोन। ग्लूकोज की जो मात्रा घट गई है रक्त में उसको सामान्य करने के लिए ग्लाइकोजन और वसा का विखंडन को प्रेरित करता है, तो उसे ग्लूकागोन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जनन ग्रंथियां। इसमें होते हैं मुख्यतः दो, एक अंडाशय और दूसरा होता है वृषण। अंडाशय ओवरी में मुख्यतः तीन हार्मोन निकलते हैं, पहला आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिंग हार्मोन। कौन कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिंग हार्मोन। तो एस्ट्रोजन में क्या होता है, स्त्रियों के सहायक जननांगों, लैंगिक लक्षण, स्तनों और दुग्ध ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है और गर्भधारण के लिए आवश्यक दवाइयों के विकास को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, यह गर्भधारण के निर्धारण वाला हार्मोन होता है, और रिलैक्सिंग हार्मोन यह प्यूनिक और सिम्फाइसिस में शीतलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म को आसान बनाता है, रिलैक्स कर देता है। किसमें, प्यूरिन सिम्फाइसिस के शीतलन उत्पन्न करके शिशु जन्म को आसान बना देता है। नेक्स्ट आता है वृषण, जिसको टेस्टिस कहा जाता है। इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन। इसके द्वारा पुरुषों या नर में यौन लैंगिक लक्षणों का निर्माण होता है। इसके कारण ही नर में मैथुन इच्छा जागृत होती है। अब आती है हमारी ग्लैंड, हम इनको फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। पहले आती है हमारी मास्टर ग्लैंड। दो भाग होते हैं इसके, पश्चपाली और अग्रपाली। पश्चपाली पीछे पीछे आएंगे तो न्यू चीज़ें पता चलेंगी। तो न्यू हाइपोफाइसिस कहा जाता है, हाइपोफाइसिस कहा जाता है। दो हार्मोन निकलते हैं, बेक्सोप्रिन और ऑक्सीटोसिन। बेक्सोप्रिन यदि ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, अति स्रावन से यूरिन गाढ़ा हो जाएगा और रक्त तनु हो जाएगा, और अल्प स्रावन से क्या होता है, यूरिन तनु हो जाएगा और ब्लड गाढ़ा हो जाता है। फिर आता है ऑक्सीटोसिन, बच्चों के जन्म के समय गर्भावस्था के संकुचन को उत्तेजित करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर आती है अग्रपाली, इसमें ऐड करते जाएंगे आगे आगे लोग चलने वाले, तो एडिनो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। पहले आता है इसमें
सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जो कि क्या करता है, वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, कंकाल की वृद्धि करता है, उनको बढ़ाता है। बच्चों में यदि कम स्त्रावन होता है तो बच्चे बूढ़े हो जाते हैं और ज़्यादा स्त्रावन से भीमकायता हो जाती है। और फिर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह गर्भावस्था में स्तनों में वृद्धि करता है, दूध के स्त्रावन को प्रेरित करता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, यह जनकों के विकास और युग्म जन को प्रेरित गोनिडोट्रोपिन हार्मोन है। फिर आता है मेलेनोसाइट, तो हमारे जो त्वचा होती है उसको कांस्यवर्ण करने में, तिल बनाने में, चकत्तों बनाने का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है मेलेनोसाइट। नेक्स्ट आता है थाइमस ग्रंथि, यह थाइमोसिन हार्मोन निकलती है लिम्फोसाइट का उत्पादन करके इन्हें प्रतिरक्षा पदार्थों के संश्लेषण को प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि, इससे मुख्यतः दो हार्मोन निकलते हैं, पहला आता है थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा आता है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, यह सभी उपापचय क्रियाओं को नियंत्रण करता है। बच्चों में इसकी कमी के कारण जड़ मानवता रोग हो जाती है और वयस्कों में इसकी कमी के कारण मैक्सिडेमा रोग हो जाता है। फिर आता है थायरोकैल्सिटोनिन, यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। एडिनल ग्रंथि, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला और दूसरा होता है कॉर्टेक्स। मेडुला से निकलता है एडिनिलिन हार्मोन, जिसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकट अवस्था में, क्रोध में, डर में आदि में के समय प्रेरित हो मतलब निकलता है और यह उचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। हृदय स्पंदन की गति को बढ़ाता है, लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा आता है हमारा कॉर्टेक्स से निकलने वाला एंडोस्टेरोन, यह ECF में सोडियम और क्लोराइड की मात्रा का नियमन करता है और रक्त दाब व पराशरणी दाब का नियंत्रण करता है। लिंग हार्मोन में दो हार्मोन निकलते हैं, पहला आता है एंड्रोजन हार्मोन और दूसरा आता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एंड्रोजन हार्मोन यह नर में होता है और एस्ट्रोजन एस्ट्रा रिएक्ट करती है, मादा हार्मोन है। तो यह पेशियों और जननांगों के विकास के लिए प्रेरित करता है कॉर्टेक्स का हार्मोन, जनन हार्मोन। फिर आता है पैराथायराइड ग्रंथि, इसमें से निकलता है पैराथाइमोन और या कलिप हार्मोन भी कहा जाता है। यह इसके अल्प स्त्रावण से टिटेनी रोग हो जाता है और अति स्त्रावण से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अग्नाशय पेनक्रियास में होती हैं लैंगरहैंस की दुपिकाएं, इससे निकलते हैं मुख्यतः दो हार्मोन, पहला आता है इंसुलिन, दूसरा होता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। इसके अल्प स्त्रावण से मधुमेह और डायबिटीज मेलेटिस नामक बीमारी हो जाती है। इसके अति स्त्रावण से हाइपोग्लाइसेमिया रोग हो जाता है। दूसरा आता है ग्लूकागॉन, यह क्या करता है, रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा घट गई है उसको सामान्य बनाने के लिए, ग्लाइकोजन और वसा के विघटन के लिए प्रेरित करता है। फिर आती हैं जनन ग्रंथियां, इसमें होती हैं मुख्यतः दो, पहला आता है अंडाशय और दूसरा आता है वृषण। इस अंडाशय से निकलते हैं मुख्यतः तीन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन यह स्त्रियों के सहायक जनन अंगों, लैंगिक लक्षण, स्तनों और दुग्ध ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है। गर्भधारण के लिए आवश्यक दशाओं का विकास को प्रेरित करता है और यह गर्भधारण के निर्धारण होने वाला हार्मोन कहलाता है। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि क्या करता है, गर्भधारण के निर्धारण होने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट आता है रिलैक्सिंग हार्मोन, यह प्यूनिक सिम्फिसिस की शिथिलन उत्पन्न करने के लिए शिशु जन्म को आसान बनाता है। नेक्स्ट आता है वृषण, इससे निकलता है टेस्टोस्टेरोन, यह मनुष्य या पुरुष नर में यौन लैंगिक लक्षणों को निर्माण करता है, जिसके कारण ही नरों में मैथुन इच्छा जागृत होती है। अब आते हैं इससे रिलेटेड वन लाइनर। पहला आता है एक जानवर द्वारा निस्तारित किया जाने वाला फेरोमोन कौन सा होता है, तो यह एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालते हैं। जो फेरोमोन होता है जानवरों द्वारा निष्कासित होता है, यह क्या करता है, एक ही प्रकार की जाति के जानवरों को प्रभाव डालती है। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किसके कारण होता है, स्वादिष्ट भोजन को देखकर पानी आ जाता है तो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, मतलब न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है ये। वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है, तो यदि हमारे रक्त में ग्लूकोज कम हो जाएगा तो उसको कम होने से कौन बचाता है, तो ग्लूकागॉन बचाता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, तो थायरॉक्सिन का संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आयोडीन। थायरॉक्सिन निकलता कहाँ से, थायराइड से। थायराइड कहाँ होती है, गले में होती है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है, तो यह पैनक्रियाज से निकलती, कहाँ से निकलती है इंसुलिन,
यह अग्नाशय से निकलती है, पेनक्रियाज कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में होती है? तो यह गले में पाई जाती है और थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, किसके, उसको कौन प्रेरित करता है? तो आयोडीन। अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो इंसुलिन को उत्पादन करने वाला है अग्नाशय। इंसुलिन विनियमित करता है, तो इंसुलिन क्या करता है? तो रक्त में ग्लूकोज को या शर्करा को, शुगर लेवल को स्थिर रखता है, कौन? इंसुलिन। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो पेनक्रियाज से निकलता है इंसुलिन। अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? तो जो अंतःस्रावी होती है मतलब अंदर ही हैं, तो उनके लिए वाहिनियों की जरूरत नहीं होती, तो वाहिनीहीन ग्रंथि कहा जाता है या फिर डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि अंतःस्रावी है, अंदर ही स्रावित कर देती हैं, तो डक्टलेस ग्लैंड इनको कहा जाता है। अग्नाशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो अग्नाशय में पाई जाती हैं लैंगरहैंस के आइसलैंड, जो कि इंसुलिन को उत्पन्न करते हैं। मानव शरीर के अंग से स्रावित इंसुलिन होता है, तो जो इंसुलिन है उसका स्रावन पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय के द्वारा होता है। हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता, तो जो सोमेटोस्टेरोन है, सोमेटोट्रिन है, यह पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता। लैंगरहैंस के आइसोलेट्स मानव शरीर के किस में पाए जाते हैं? तो जो लैंगरहैंस के आइसोलेट हैं यह अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस के जो आइसोलेट हैं वो अग्नाशय में पाए जाते हैं, और इसके ऊपर जो लिखा है हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं होता, तो ये गलत है ना, क्योंकि जो सोमेटोस्टेरोन है यह पश्च ग्रहणी से या फिर पार्श्व भित्ति से ये निकलते, दो भागों में बांटा था ना इनको, तो ये पार्श्व से निकलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एडाहाइपोसिस से ये निकलते हैं। रासायनिक पदार्थों में अग्नाशय स्रावित होता है, तो इंसुलिन रासायनिक पदार्थों में अग्नाशय स्रावित करता है इंसुलिन को। मनुष्य में आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो जो एड्रेनलिन है इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान हार्मोन उत्तेजित होता है, तो आपातकालीन लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है एड्रेनलिन को, यह एड्रेनल ग्रंथि से निकलता है। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति स्राव के कारण होता है। जो ग्रेव रोग है एक्सोथैलेमिक गोइट किसके कारण होता है? तो यह थायराइड हार्मोन के अति स्रावन के कारण हो जाता है। हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रण करता है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये है इंसुलिन। पाचक एंजाइम कौन सा नहीं होता? तो सुपर ऑक्साइड डिस्टिमुलेट, यह एक पाचक एंजाइम नहीं होता। सुपर ऑक्साइड डिस्टिमुलेट्स, यह पाचक एंजाइम नहीं होता। पेट की परतों में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से अम्ल स्रावित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उस अम्ल को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा अम्ल निकालती हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती हैं, किससे? स्टमक से, पेट से। अंग एक ग्रंथि नहीं है, तो कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं होता है? तो जो गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय है, वह एक ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर में जो अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो जो लिवर है वह एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इंसुलिन की खोज करने के लिए फ्रेडरिक बेटिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फ्रेडरिक बेटिंग। हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, किसकी उपस्थिति के कारण? तो सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, मेलेनिन के कारण। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, तो मानव में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है कहाँ पर होती है? तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वह हाइपोथैलेमस के ही नीचे पाया जाता है। मानव के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती है, तो इसे क्या कहा जाएगा? मिश्रित ग्रंथि कहा जाएगा। तो ये एक ही ग्रंथि है जिसे कहा जाता है अग्नाशय। अग्नाशय और पाचक ग्रंथि क्या होती है? एंजाइम और इंसुलिन दोनों को स्रावित करती हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है अग्नाशय। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट पाए जाते हैं, तो लैंगरहैंस के आइसोलेट, आइस कहाँ लगेगी? जहाँ पर आग लगी होगी, तो अग्नाशय में ज़रूरत होती है या वहाँ पर पाए जाते हैं।
मानव शरीर में अग्नाशय किसका भाग है? तो पाचन तंत्र का भाग है अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज कहा जाता है। हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता, तो कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा नहीं निकलता? तो ट्राईआइडोथायरोनिन, यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। ट्राईआइडोथायरोनिन थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। ग्रंथि केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है, तो कौन सी ग्रंथि है जो कि यौवन तक ही सक्रिय रहती है? तो ये है हमारी थाइमस ग्रंथि। ADH का पूरा नाम क्या है? तो ADH का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। जो जठर रस है, जठर ग्रंथि हैं, उनसे निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। अमाशय रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन है, अमाशय में यह पाया जाता है। और इसके लिए आसान कौन बना देता है इसकी क्रिया को? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन स्रावित होने वाला एंजाइम है, तो यह स्टमक में स्रावित होता है पेप्सिन। हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो यह टेस्टोस्टेरोन है जो कि लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति के बदलाव का कारण होता है। यौवन आरंभ के दौरान श्वेत ग्रंथि और वसा ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय तत्व स्रावित होता है, तो श्वेत और ऑयल। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो यह ओवरी से एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। एक सक्रिय एंजाइम है, तो एक सक्रिय एंजाइम है ट्रिप्सिन। एंजाइम कौन सा नहीं होता? तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है और यह एंजाइम नहीं है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है आयोडीन और थायराइड से निकलता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि हृदय की गति को उत्तेजित करता है, बढ़ा देता है। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता कोशिकाओं द्वारा चलाया जा सकता है, तो रक्त में शुगर का स्तर या फिर शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता कोशिकाओं द्वारा अग्नाशय से पता चलता है या लगाया जा सकता है पता। पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव प्रवेश करता है, जो पुरस्थ ग्रंथि से होने वाला स्राव प्रवेश करता है मूत्र मार्ग में। वृषण में हार्मोन मुक्त किया जाता है, तो वृषण से हार्मोन निकलता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, कहाँ से संश्लेषित होता है? तो यह टेस्टोस्टेरोन के द्वारा स्रावित होता है। ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, तो सारी या फिर सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है वह मस्तिष्क के तली पर स्थित होती है। हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो खोपड़ी के अंदर स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। अस्थि मज्जा में मौजूद हार्मोन RBC उत्पादन को बढ़ावा देता है, तो इरिथ्रोपोइटिन यह RBC के निर्माण को उत्पादन को बढ़ावा देता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु में कोई सा हार्मोन नहीं होता। यकृत द्वारा स्रावित पित्र मदद करता है, तो यकृत द्वारा या फिर जो लिवर होता है इसके द्वारा जो पित्त या फिर वाइल जूस होता है वह क्या करता है? तो वह पाचन में सहायक होता है। लाइपेज एंजाइम का निर्माण शरीर के किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो लाइपेज एंजाइम का निर्माण शरीर के अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज के द्वारा होता है। एक थायराइड हार्मोन के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है, तो किस थायराइड हार्मोन के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है? तो इसे कहा जाता है लेवोथायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन के रूप में दवा का प्रयोग किया जाता है। थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहा जाता है? तो थाइमस ग्रंथि से निकलता है थाइमोसिन हार्मोन, जो कि थाइमस ग्रंथि से निकलता है। थाइमोसिन
आंतरिक रस हार्मोन्स सांद्रण या फिर स्टेरॉइड नहीं होते। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि स्टेरॉइड नहीं है? तो ये है वैसोप्रेसिन। क्या है? वैसोप्रेसिन। यह किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और पश्च भाग से। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध बनाने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। हार्मोन को तनाव में मुकाबला करने में सहयोग होता है। तो सेरोटोनिन, यह तनाव में मुकाबला करने में सहायक होता है। सेरोटोनिन सहन करने में, सेरोटोनिन तनाव में मुकाबला करने की सहायता देता है सेरोटोनिन। ग्रंथि द्वारा आंसू बनते हैं। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसके द्वारा आँखों में आंसू बनते हैं? तो ये है लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथि से आँखों में आंसू बनते हैं। सोमेटोट्रोपिन का नाम क्या है? तो सोमेटोट्रोपिन का नाम है वृद्धि हार्मोन। स्मार्ट बनाता है लोगों को सोमेटोट्रोपिन। श्वेत ग्रंथि का निर्माण कहाँ होता है? तो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो पसीना उत्पन्न करना। क्या करता है? पसीना उत्पन्न करता है और शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ग्रंथियों में ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान होती है। ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो फेफड़ों के बीच पाई जाती है? तो ये है थाइमस ग्रंथि। क्या है? थाइमस ग्रंथि, जिसको क्या कहा जाता है? वल्ल ग्रंथि कहा जाता है। अश्रु ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो नेत्र गुहा में अश्रु ग्रंथि स्थित होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर और दूसरी सबसे है अग्नाशय। दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय। इसके साथ हमारा ये है ग्रंथि चैप्टर होता है कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।